हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे। आइए आज हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। दो फंक्शन का कंपोजिशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, तीन फंक्शन का कंपोजिशन कैसे डिफाइन करेंगे, और कंपोजिशन एक्चुअली होता क्या है, और कंपोजिट फंक्शन किसको कहते हैं। ये सब चीज़ हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि कंपोजिशन एक्चुअली दो फंक्शन के बीच का रिलेशन है। ठीक है, अब उसमें था कि कंपोजिशन को तो हमने पूरा वहाँ बताया था, और कंपोजिशन क्या होता है इसको भी बताया था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसको अभी हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन कंपोजिट फंक्शन। यानी कंपोजिट फंक्शन में 4-5 हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, उसमें से प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ते हैं कि क्या है। देखिए, एसोसिएटिव लो, कम्यूटेटिव लो, एसोसिएटिव लो, कम्यूटेटिव लो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सब चीज़ आप लोग पीछे बहुत सारा मैट्रिक्स में भी करना पड़ा था, हम लोगों को अलजेब्रा पोर्शन में भी करना पड़ा था, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि दो फंक्शन का कम्यूटेटिव लो क्या होता था, जब ए ऑपरेशन बी, या अगर हम जोड़ के लिए करते थे, एडिशन के लिए क्या आता था, ए प्लस बी, बी प्लस ए के बराबर होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, कम्यूटेटिव लो। अब एडिशन के लिए, फॉर एडिशन, जोड़ के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता था, ए मल्टीप्लीकेशन बी, बी मल्टीप्लीकेशन ए के इक्वल आता था, इसको हम लोग कहते थे कम्यूटेटिव लो फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए, अगर f कंपोजिशन g, g कंपोजिशन f के इक्वल आ गया तो क्या हो गया, कम्यूटेटिव फॉर कंपोजिशन। लेकिन कम्यूटेटिव लो कंपोजिशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सभी केस में डिफाइंड नहीं होगा, मतलब डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा, इसका कुछ अलग और इसका कुछ अलग। कुछ फंक्शन में आएगा लेकिन सभी फंक्शन में नहीं आएगा। तो जनरलाइज केस में हम f कंपोजिशन g इक्वल टू g कंपोजिशन f नहीं लिख सकते, यानी कम्यूटेटिव लो डज नॉट एग्जिस्ट बट एसोसिएटिव लो एग्जिस्ट। देखिए, एसोसिएटिव लो में कितना टर्म्स चाहिए, 3। जैसे वहां देखिए, अगर जोड़ में है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कम्यूटेटिव लो फॉर एडिशन, जोड़ के लिए कम्यूटेटिव लो 3 एलिमेंट्स होगा, उसका जोड़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होना चाहिए। तो ये किसके लिए था, एडिशन के लिए। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या हो जाएगा, इसी में मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा, इसी में मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो देखना है कंपोजिशन के लिए मल्टीप्लीकेशन लो एग्जिस्ट करता है या नहीं, मतलब कंपोजिशन के लिए कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लो एग्जिस्ट करता है या नहीं। 3 एलिमेंट, देखिए तीन फंक्शन इन्वॉल्व कराते हैं, H कंपोजिशन, G कंपोजिशन, F, H कंपोजिशन G कंपोजिशन F के इक्वल होता है नहीं, ये हर केस में इक्वल हो जाएगा। आप 3 फंक्शन ले लीजिएगा, H G F, और फिर उसका कंपोजिशन निकालिएगा, H कंपोजिशन G कंपोजिशन F या H कंपोजिशन G कंपोजिशन F निकालिएगा, दोनों इक्वल आएगा। यानी कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कम्यूटेटिव लो एग्जिस्ट नहीं करता है, अटेंशन करिएगा, बट एसोसिएटिव लो एग्जिस्ट करता है। देखिए यहां ये एसोसिएटिव लो है, एसोसिएटिव लो H कंपोजिशन, G कंपोजिशन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन सबके लिए पढ़े थे, तो यहां कंपोजिशन के लिए है, 3 फंक्शन इन्वॉल्व, H कंपोजिशन G कंपोजिशन F इक्वल टू H कंपोजिशन G कंपोजिशन F। तो हमारा प्रॉपर्टी फर्स्ट यही है कि F such that A maps B, G such that B maps C and H such that C maps D। ये 3 फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो H कंपोजिशन G कंपोजिशन F, H कंपोजिशन G कंपोजिशन F के इक्वल होगा। इसका हमने प्रूफ भी यहां पे कर दिया कि ये कैसे इक्वल होगा। कंपोजिशन तोड़ना हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, देखिए उसी की मदद से हमने इसको प्रूफ भी कर दिया। तो ये कौन सा लो, H कंपोजिशन G कंपोजिशन F या H कंपोजिशन G कंपोजिशन F, दोनों इक्वल होगा। तो इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव लो फॉर कंपोजिशन। कंपोजिशन में कम्यूटेटिव लो एग्जिस्ट करता है तो नहीं, कम्यूटेटिव में एसोसिएटिव लो एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल, देखो और प्रूफ भी कर दिए इसका। चलिए,
एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ इंटू एक्स ले लिए, तो फर्स्ट वाला टर्म एफ एक्स आ गया, एच कंपोजिशन जी रह गया, फिर जी के साथ ये फंक्शन तैयार करेगा जी एफ एक्स इंटू एच। सिमिलरली एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ एक्स, अब एफ के साथ फंक्शन एक्स तैयार करेगा कंपोजिशन, तो यहां से क्या आ गया एच जी कंपोजिशन एफ एक्स, अब इसके साथ फंक्शन तैयार होगा जी एफ एक्स, और एच तो पहले से है ही। तो देखिए ये दोनों टर्म्स इक्वल आ गए, ये भी टूटने के बाद इतना ही आया और ये भी टूटने के बाद इतना ही आया। आप फॉर एग्जांपल कर सकते हैं, 3 फंक्शन ले लीजिए, वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप बना रहे होंगे या किसी भी बुक का, उसमें 3 फंक्शन वाला टर्म ले लीजिएगा, उसका कंपोजिशन निकालिएगा इस तरह से, यानी एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ या एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, तो वो हमेशा इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। रिमेंबर क्या रखना है कि एच कंपोजिशन, देखिए यहां से समझिए कि एच कंपोजिशन जी इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ एच, हर केस में ये अप्लाई नहीं होता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट एग्जिस्ट। कम्यूटेटिव लॉ एक कंपोजिशन के लिए एग्जिस्ट करता है तो बिल्कुल नहीं, एसोसिएटिव तो हाँ एसोसिएटिव करता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी कर दिया, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं हम लोग। 3 फंक्शन है एफ जी एच, हमने लेट किया है, लेट एफ जी एच बी 3 फंक्शन फ्रॉम आर टू, सबका मैपिंग आर टू आर है। ठीक है, यानी एफ सच दैट रियल नंबर मैप्स रियल नंबर, जी सच दैट रियल नंबर मैप्स रियल नंबर, एच सच दैट रियल नंबर मैप्स रियल नंबर। ठीक है, यह है फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। तो देखिए सबका फंक्शन जब मैपिंग सेम होगा, जब सबका मैपिंग सेम होगा तो ही ऐसा होगा, एफ प्लस जी कंपोजिशन एफ, एफ कंपोजिशन एच प्लस जी कंपोजिशन एच के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ भी हमने कर दिया, एफ प्लस जी कंपोजिशन एच इंटू एक्स। अब देखिए एफ प्लस जी एच एक्स फंक्शन तैयार, फिर एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स, एफ एच एक्स को एफ कंपोजिशन एच इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एफ कंपोजिशन एच को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, एफ एच एक्स ही मिलेगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, हमने वही किया है, इसको यहाँ पे ये लिखा और फिर इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, जी कंपोजिशन एच को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कि जी एच एक्स। तो यहाँ भी देखिए जी एच एक्स को हम जी कंपोजिशन एच एक्स लिख सकते हैं, यानी फाइनली हमारा एफ कंपोजिशन एच कह सकते हैं या जी कंपोजिशन एक्स, या यहीं पे छोड़ सकते हैं। यही हमको प्रूफ करना था कि एफ प्लस जी कंपोजिशन एच इक्वल टू एफ कंपोजिशन एच प्लस जी कंपोजिशन एच। बस आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को चलते हैं, प्रॉपर्टी नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी पे आइए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। चलिए प्रॉपर्टी 3 को देखते हैं। इसमें भी 3 फंक्शन हमने ले लिया है एफ जी एच। देखिए लेट एफ जी एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, इसमें भी वही मैटर करेगा। देखिए मैपिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, रियल नंबर मैप्स रियल नंबर, इसमें भी रियल नंबर मैप्स रियल नंबर, इसमें भी एच रियल नंबर मैप्स रियल नंबर। देखिए फंक्शन का मैपिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ध्यान दीजिएगा। तीनों फंक्शन रियल नंबर मैप्स रियल नंबर, रियल नंबर मैप्स रियल नंबर रियल, यानी जब सेम मैपिंग हो तीनों फंक्शन का तो एफ इंटू जी कंपोजिशन एच, एफ कंपोजिशन एच इंटू जी कंपोजिशन एच के इक्वल होता है। तो देखिए इसको हमने प्रूफ कर दिया, ये रिजल्ट रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा, इसको हमने प्रूफ कर दिया। आइए एफ इंटू एच कंपोजिशन, एफ इंटू जी कंपोजिशन एच इंटू एक्स, तो एफ इंटू जी एच एक्स फंक्शन तैयार हो गया। अब जी के साथ इसका देखिए एफ एच एक्स इंटू जी एच एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ कंपोजिशन एच। क्यों, क्योंकि एफ कंपोजिशन एच को ऐसा लिख सकते हैं, फिर इसको ये लिख सकते हैं, एफ कंपोजिशन एच को हम लोग लिख सकते हैं ना, एफ एफ एच एक्स, तो इसको फिर ये लिख सकते हैं, तो वही हमने इससे ये लिखा। अब देखिए जी एच एक्स, जी कंपोजिशन एच एक्स, अब इसको हम फाइनली एफ कंपोजिशन एच इंटू जी कंपोजिशन एच इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए यही तो हमको प्रूफ करना था, इतना इक्वल टू इतना आ गया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से कंपोजिशन समझ में आया होगा। अभी हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ा कि जब 3 फंक्शन लेकिन सबके लिए मैपिंग मैटर कर रहा था,
एक में क्या था कि कम्यूटेटिव लो एग्जिस्ट नहीं करता था, एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ के बराबर नहीं आता है सभी केस में, लेकिन एसोसिएटिव एग्जिस्ट करता था। एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ के इक्वल था, ये हमने पढ़ा था। सेकेंड हमने एडिशन के लिए पढ़ा था और थर्ड पढ़ा है मल्टीप्लीकेशन के लिए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलिए एक इसके इनवर्स से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आइए चलिए इसके प्रॉपर्टी को, इनवर्स वाले प्रॉपर्टी को करते हैं कि अगर देखिए दो फंक्शन है, एक एफ सच दैट ए मैप्स बी और दूसरा फंक्शन है जी सच दैट बी मैप्स सी। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे है। अब देखिएगा ये दोनों फंक्शन अगर इन्वर्टेबल हो तो इन्वर्टेबल कैसा होगा, तो ये अभी जस्ट बताने वाले हैं कि इन्वर्टेबल फंक्शन वह होता है जिसका इन्वर्स निकलता है, इन्वर्स डिफाइंड होता है। तो इन्वर्स किस तरह के फंक्शन का होता है, तो जो फंक्शन 1 ऑन्टो होता है उसी का इन्वर्स निकलता है, बाद बाकी किसी फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन नहीं होता है। जो फंक्शन 1 ऑन्टो दोनों होता है उसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो कह रहा है कि f और g दो इन्वर्टेबल फंक्शन हो अगर, तो इसका कंपोजिशन यानी g कंपोजिशन f भी जो होगा, g कंपोजिशन f भी क्या होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग डिफिनीशन कर लेते हैं अच्छा से, फिर आगे चलेंगे। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 को हम लोग। देखिए इसमें भी दो फंक्शन है, ये तो अभी जस्ट आपको समझाए हैं, एफ सच दैट ए मैप्स बी और जी सच दैट बी मैप्स सी। दोनों कैसा फंक्शन है, तो इन्वर्टेबल यानी जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करता है, तो 1 ऑन्टो फंक्शन का। किसका, 1 ऑन्टो। जो फंक्शन 1 ऑन्टो होता है उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज किसी फंक्शन का नहीं। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों इन्वर्टेबल फंक्शन है, मतलब इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और इसका भी इन्वर्स, तो जी कंपोजिशन एफ इज आल्सो इन्वर्टेबल। तो ये जी कंपोजिशन एफ भी इन्वर्टेबल होगा, मतलब इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जी कंपोजिशन एफ का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखिए तो आपको कभी कभी एक चीज थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट। जी कंपोजिशन एफ हमने कंपोजिशन में बताया था आपको, लेकिन यहां एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा कि जी कंपोजिशन एफ एक्चुअली कब एग्जिस्ट करता है। जी कंपोजिशन एफ एग्जिस्ट कब करता है, जी कंपोजिशन एफ, देखिए जी कंपोजिशन एफ एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करेगा, ओनली इफ कब, जब अगर, ध्यान दीजिएगा, रेंज ऑफ एफ सबसेट हो यहां से डोमेन ऑफ जी। इस चीज को ध्यान रखिए, यानी इसमें ध्यान दीजिएगा कि रेंज ऑफ एफ्स डोमेन ऑफ जी के इक्वल होगा, ठीक है। रेंज ऑफ एफ सबसेट होगा किसके, डोमेन ऑफ जी के, ठीक है। जी कंपोजिशन एफ एग्जिस्ट ओनली इफ, जी कंपोजिशन एफ तब एग्जिस्ट करेगा, ये कंपोजिशन में हम समझाए थे, इसको लिख लीजिएगा, यहां जरूरी पड़ा इसलिए थोड़ा सा इसको बताना सही समझे कि जी कंपोजिशन एफ एग्जिस्ट कब करेगा, मतलब कब जी कंपोजिशन एफ डिफाइन करेंगे। सभी केस में नहीं, कुछ निश्चित नियम को फॉलो करेगा। रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के, ठीक है। ये इसके डोमेन ऑफ जी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये आप सिंपली लिख लिए होंगे। तो जी अगर एफ सच दैट ए मैप्स बी और जी सच दैट बी मैप्स सी इन्वर्टेबल फंक्शन होगा, तो जी कंपोजिशन एफ भी इन्वर्टेबल होगा। और दूसरा चीज क्या होगा, अगर ये दोनों इन्वर्टेबल हो तो दोनों के कंपोजिशन का इन्वर्स जो होगा, इसको ऊपर में जो छोटा सा माइनस का साइन दिया इसको इन्वर्स पढ़ते हैं। इस जी कंपोजिशन एफ का जो इन्वर्स होगा ये रिवर्स हो जाता है, एफ कम इन्वर्स कंपोजिशन जी इन्वर्स। देखिएगा इसको थोड़ा सा और समझिए। अब इसी में अगर 3 फंक्शन हो, जैसे जी कंपोजिशन एफ कंपोजिशन एच का इन्वर्स, तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, एच इन्वर्स कंपोजिशन एफ इन्वर्स कंपोजिशन जी इन्वर्स, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। ये प्रॉपर्टी खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टेबल फंक्शन और इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है और इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं,
फिर इसका थ्योरी करेंगे। देखिए, इन्वर्टेबल फंक्शन होता है ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, देखिएगा, तो इनवर्स अभी हमने आपको क्या कहा कि जो फंक्शन 1 1 ऑनटो होता है, यानी दोनों होता है, उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जो 1 1 ऑनटो में से कोई एक नहीं होता है तो वहां इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए समझिएगा, काफी सिंपल है। किसी फंक्शन का इनवर्स अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो वो क्या मिलेगा, फंक्शन ही। जैसे मान लीजिए fx इक्वल टू x प्लस 2 है, इसका इनवर्स क्या मिलेगा, ये एक फंक्शन है, इसका इनवर्स क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा। देखिएगा, जैसे हम निकालते हैं, इनवर्स निकालना आप लोगों को समझाए थे कैसे निकालना है। fx इक्वल टू लेट कर लेना है y, ठीक है, ये कोई नया वेरिएबल, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इनवर्स y। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें हम लोग नाउ fx को क्या लेट किए हैं, y। अब x को इंडिविजुअल करना है क्योंकि x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के। अब इसको इधर ले आएंगे, y माइनस 2 इक्वल टू x। अब देखिए x का वैल्यू एक्चुअली क्या है, y माइनस 2, और x इक्वल किसके है, तो f इनवर्स y के इक्वल टू y माइनस 2। अब इस जगह अगर हम एक y का वैल्यू रिप्लेस कर दें, मतलब पुट कर दें y के जगह x, तो x माइनस 2 आ जाएगा। देखिए, इस फंक्शन fx का ये इनवर्स है f इनवर्स x, ये भी एक फंक्शन है और ये भी क्या मिला, ये फंक्शन है या नहीं है, बिल्कुल है फंक्शन। तो सबसे पहला चीज समझना है, फंक्शन का इनवर्स भी एक फंक्शन होता है। आदमी का बच्चा कहीं जानवर हुआ है, आदमी ना होगा, तो फंक्शन का इनवर्स भी क्या है, फंक्शन है। यानी फंक्शन जिस जिस क्राइटेरिया को फॉलो करता है इनवर्स को करना पड़ेगा, क्योंकि वह भी एक फंक्शन भी है। चलिए, तो समझिएगा, अभी हमने आपको क्या कहा था कि फंक्शन कब नहीं होता। पहला लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर पहले सेट के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं बना तो फंक्शन नहीं होता है। अगर पहले सेट में कोई एलिमेंट बच गया तो वह इनवर्स नहीं होता है, मतलब सॉरी, फंक्शन नहीं होता। अगर पहले सेट में कोई एलिमेंट बच गया तो वह फंक्शन नहीं होता है। तो इनवर्स में भी ऐसा होगा, पहले सेट में कोई एलिमेंट बच जाएगा तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन नहीं होगा तो फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ही हुआ, तो फंक्शन हुआ ही नहीं तो इनवर्स कहां से आएगा। देखिए, ये जो क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है इसको भी करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या था कि डिफरेंट, देखिए, एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं तैयार होना चाहिए था। अगर एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज तैयार होता था तो फंक्शन नहीं होता था। इसमें भी वही होगा, एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज तैयार होगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो फिर हम इनवर्स उसको कैसे कह सकते हैं, फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होना चाहिए। अगर किसी इनवर्स फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ही नहीं हुआ तो फिर उसको हम लोग इनवर्स कहेंगे, तब तो वो एग्जिस्ट ही नहीं किया, क्योंकि फंक्शन का इनवर्स फंक्शन मिलना चाहिए। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी कि जो क्राइटेरिया को ये फॉलो कर रहा है वही क्राइटेरिया को ये भी करेगा। अब देखिएगा, हमने 1 1 ऑनटो क्यों लिखा, कि जो फंक्शन 1 1 ऑनटो होता है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये अभी हमने लिखे हैं, इस चीज को समझिएगा कि 1 1 ऑनटो क्यों लिखे। देखिए, एक फंक्शन है, ये सेट A है और ये सेट B है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें A B C D है, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये। पूछेंगे ये 1 1 है तो आसानी से आप कहिएगा कि हाँ, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, तो ये 1 1 हो गया। लेकिन पूछेंगे क्या ये ऑनटो है, तो कहिएगा इसका कोडोमेन जो है वो ABCD है और इसका रेंज जो है वो सिर्फ ABC है। रेंज, डोमेन, कोडोमेन ये सब समझा चुके हैं। तो कोडोमेन रेंज के इक्वल आ ही नहीं रहा है, तो कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ऑनटो नहीं है, नॉट ऑनटो। अब देखते हैं, ये एक फंक्शन है f,
अब इसका इनवर्स भी कोई फंक्शन होगा, जैसे f सच दैट a मैप्स b एक फंक्शन है, इसका इनवर्स मान लेते हैं कोई फंक्शन g है, तो उसका मैपिंग क्या हो जाएगा, a मैप्स b है, तो इसका इनवर्स, जैसे f का इनवर्स अगर g है तो इसका मैपिंग उल्टा हो जाता है b मैप्स a। ठीक है, अब देखिए सेट a सेट b ये और सेट a ये g फंक्शन है, यानी इसका इनवर्स। b में क्या क्या है, a b c d, इसमें 1 2 3। अब देखिए a का प्री इमेज क्या है 1, b का प्री इमेज 2, c का प्री इमेज 3, लेकिन d किसी का प्री इमेज, d का प्री इमेज कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो देखिए अब इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए, बताइए ये फंक्शन है, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले सेट में एलिमेंट बच गया, तो फंक्शन कैसे हुआ। तो देखिए जो फंक्शन सिर्फ 1 1 है उसका इनवर्स एग्जिस्ट किया नहीं, क्योंकि फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं आया, तो फिर ये इनवर्स हुआ नहीं हुआ, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, सिर्फ 1 1 का, ओंटो नहीं है। अब समझते हैं सिर्फ ओंटो वाले का, देखिएगा यहां से सिर्फ ओंटो वाले का जो 1 1 नहीं है, ये सेट A है और ये सेट B है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें A B मान लीजिए है, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये। अब पूछेंगे ये 1 1 है, तो नॉट 1 1। क्यों? क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज नहीं है, 2 एलिमेंट का सेम इमेज आ गया, तो ये 1 1 नहीं हुआ। अब देखिएगा, लेकिन इसमें पूछेंगे कि ये ओंटो है, तो हाँ ओंटो है। क्यों? क्योंकि इसका कोडोम जो है वो AB है और रेंज भी इसका AB ही है, यानी कोडोमेन इक्वल टू रेंज। कोडोमेन किसके इक्वल आ गया, रेंज के इक्वल। तो कोडोमेन रेंज के इक्वल होता है तो फंक्शन क्या होता है, ओंटो। ठीक है, ये एक फंक्शन है f, फिर इसका मैपिंग सेम ले लेते हैं g फंक्शन, f का इनवर्स है g मान लेते हैं, ये b और ये सेट a। b में देखिए a b और सेट a में 1 2 3। अब देखिए a का प्री इमेज क्या है 1 2, अब b का प्री इमेज 3। अब देखिए, अब इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए, यह फंक्शन है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज हो गया, तो इस केस में तो फंक्शन होता ही नहीं था, तो देखिए ये फंक्शन ही नहीं हुआ, यानी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो देखिए जब फंक्शन सिर्फ ओंटो है तो भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जब फंक्शन सिर्फ 1 1 था तो भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। अब देखिएगा कि 1 1 ओंटो रहेगा, तब समझिएगा कि जब 1 1 ओंटो दोनों होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट कैसे कर जाता है, इस चीज को समझिएगा। जैसे 1 2 3 है, ABC है। अब देखिए ये डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज, 1 का इमेज A, 2 का इमेज B, 3 का इमेज C है। अब देखिए डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, तो ये 1 1 हो गया। अब पूछेंगे क्या ये ओंटो है, तो देखते हैं इसका कोडोमेन क्या है। तो इसका कोडोम है ABC और इसका रेंज जो है वो भी ABC है, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज। कोडोमेन किसके इक्वल आ गया, रेंज के, तो इसका मतलब ये ओंटो है, यानी ये 1 1 ओंटो दोनों है। तो देखते हैं इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कैसे वो। जैसे ये सेट A है और ये सेट B है। अब देखिए सेट B में कौन कौन पहले B और A लेंगे इनवर्स के लिए, उल्टा होता है A B C और 1 2 3। ठीक है, अब देखिए A का प्री इमेज 1, B का प्री इमेज 2, C का प्री इमेज 3, यहां देख लीजिए। अब यहां भी देखिए ये फंक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि सेट B में कोई एलिमेंट रेस्ट बच ही नहीं रहा है, पहले सेट में कोई एलिमेंट बच नहीं रहा है और एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं है, तो अतः यह फंक्शन है, तो ये होगा फंक्शन का इनवर्स, एक फंक्शन मिला।
तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट किस तरह के फंक्शन का करता है। तो सिर्फ 1 1 ऑन 2 दोनों होता है तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए इसके थ्योरम को करते हैं। आइए देखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया कि इन्वर्टेबल और इन्वर्स ऑफ फंक्शन किस तरह के फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। तो जो 1 1 ऑन 2 है तो वही हमने लिखा है एफ सच दैट ए मैप्स बी इज 1 1 ऑन 2 फंक्शन। अगर 1 1 ऑन 2 फंक्शन है देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी सर। मैपिंग देखिएगा, ए मैप्स बी, जी कोई फंक्शन है, बी मैप्स ए। ठीक है, मैपिंग मेथड करता है। हैंस फंक्शन एफ इज इन्वर्टेबल एंड जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ। यानी अगर यह फंक्शन एफ सच दैट ए मैप्स बी 1 1 ऑन 2 है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जो नया फंक्शन है जिसका मैपिंग क्या है बी मैप्स ए, वह इसका इनवर्स हो जाएगा। तो वही लिखे हैं कि जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ। यानी एफ का जो है एफ इनवर्स जो आएगा एक्स, ये जी एक्स हो जाएगा। यानी जी एक्स फंक्शन जो हमें मिलेगा वही एफ इनवर्स एक्स है। इसको कैसे डिनोट करते हैं ये हमने आपको लिख दिया है और इसको समझाने के में हमने एग्जाम्पल भी कर दिया था, वहां से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और आप ध्यान में रखिएगा, एफ सच दैट ए मैप्स बी इज अ फंक्शन एंड देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी सच दैट बी मैप्स ए। अगर एक फंक्शन ए मैप्स बी में है और दूसरा फंक्शन जस्ट उसके अपोजिट मैपिंग में है, ए मैप्स बी में और दूसरा बी मैप्स ए में हो, अगर ऐसा हो अब फिर दोनों फंक्शन का कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ आइडेंटिटी आए और एफ कंपोजिशन जी भी आइडेंटिटी आए, ए और बी ये तो आप समझते हैं अलोंग ए सेट अलोंग बी सेट, ऐसे यहां आइडेंटिटी सेट है। ठीक है, आइडेंटिटी सेट है। ठीक है, तो यहां से अगर एफ सच दैट ए मैप्स बी जी सच दैट बी मैप्स ए है तो जी कंपोजिशन एफ अगर आइडेंटिटी या एफ कंपोजिशन जी आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब अगर ये कंपोजिशन आया तो इसका मतलब निश्चित रूप से जी जो है ये एफ का इनवर्स है। जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ। जी कंपोजिशन एफ आइडेंटिटी आ गया तो जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ, यानी इस एफ का ये जी इनवर्स है तभी आइडेंटिटी आएगा, अन्यथा आइडेंटिटी नहीं आएगा। एफ कंपोजिशन जी अगर आइडेंटिटी आया इसका मतलब कि देखिए ध्यान दीजिएगा कि जी का इनवर्स, ध्यान दीजिएगा ऐसे जी का इनवर्स क्या हो जाएगा एफ, जी का इनवर्स एफ हो जाएगा। अगर जी कंपोजिशन एफ आइडेंटिटी आया तो एफ का इनवर्स जी, एफ कंपोजिशन जी आइडेंटिटी आया तो जी का इनवर्स एफ फंक्शन हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आई होगी और जो कुछ भी थोड़ा बहुत जिसको क्वेश्चन विश्चन में ये होगा तो वो हम लाइव क्लास में गूगल मीट पे आप लोगों को वो क्लियर कर लेंगे। इसमें जो कुछ भी होगा ये लगभग मेरे ख्याल से पूरा आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।